सिचुएशन रूम में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम के आगाज़ में मैं कुछ ऐसी ख़बरें आपके साथ शेयर करूँगा जो हमारे हार्ड कोर मसाइल हैं, हमारे क्या मसाइल हैं, और मैंने कुछ चीदा चीज़ों को आज इसमें शामिल किया है। बड़ी पेचीदा बातें कम करेंगे, मगर बात मैशत के बगैर शुरू नहीं कर सकते हम मैशत के बगैर बात को। करंट अकाउंट डेफिसिट की खबर आई थी, रिकॉर्ड सतह पे हमारी जो बरामदात हैं बुरी तरह गिरी हुई हैं। फूड इनसिक्योर मुल्क हैं हम, और हमारे यहाँ आधे से ज़्यादा घराने ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता होता वो खुराक कैसे खाएंगे, कहाँ से हासिल करेंगे अगले। इसके बाद सर्कुलर डेट आपको बड़ी एक हमारे लिए अजाब बना हुआ, वो फिर से पाइल अप हो के कोई 300-400 अरब रुपए के करीब हो गया जो आपकी मेरी जेबों से जाना है। चाइल्ड मॉर्टेलिटी की 4 दिन पहले खबर आई थी, हाईएस्ट है पाकिस्तान में, वन ऑफ द हाईएस्ट है। इसके बाद आप कर्ज़ों का मामला आया, कल परसों खबर थी कि 22,000 अरब का कर्ज़ा हमारे ऊपर लाद दिया गया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कर्ज़ा मैंने और आपने देना है, और जब अदायगियों का तवाज़ुन ख़राब होता है तो हमारे टैक्सेस में इजाफा होता है। फिर ये खबर भी मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है कि 70 किस्म के ऐसे टैक्सेस हैं जो आप और मैं देते हैं, जिसे बाज़ कानूनदान और माहिरीन गैर कानूनी भी कहते हैं। फिर एक ताज़ा तरीन खबर यह है कि डॉलर तेज़ी से गायब हो रहा है यहाँ से, और स्टेट बैंक ने एक मीटिंग की है यहाँ मनी चेंजर्स के साथ। उन्होंने कहा कि जनाब न जाने वहाँ क्या, और यहाँ ऐसे कवानीन बना दिए गए हैं। आपको पनामा के हवाले से भी पता है पैसे कैसे गए थे और कैसे नहीं, हमारे इदारों को नहीं पता चल सका कि वो कैसे गए थे। आपके मेरे इल्म में तो है। बहरहाल बात को आगे बढ़ाते हैं। ये है। इसके बाद अगर मैं छोटी छोटी मिसालें दूँ आपको, ये नंदीपुर की आज फिर खबर आई। फिर आज पैमरा ने पूछा भाई वो क्या, उसने जो बॉडी रेगुलेट करती है बिजली के सारे को, उन्होंने पूछा कि क्या सिलसिला है, ये कब बनेगा, इसके पैसे आपने मैंने दिए थे। इसके बाद चलें, यहाँ इसी प्रोग्राम में 2-3 दफ़ा हम पूछ चुके हैं हमारे इस्लामाबाद का जो एयरपोर्ट था उसका क्या बना। इस्लामाबाद के एयरपोर्ट को जो 34 अरब से होते होते न जाने कहाँ पहुँच गया, और आज पता चलता है, और लोग ये कहते हैं, ये खबर छप चुकी है कि हर कोई वहाँ पोस्टिंग लेना चाहता है। लगता है लूट सेल लगी हुई है, माल बनाया जा रहा है। ये भी आपको याद होगा कि वहाँ हमने ये भी बताया था कि वहाँ जो कंसल्टेंट रखे जाने थे उसमें एक जो है होम्योपैथिक डॉक्टर भी रख लिया गया था। हमने 2-3 यहाँ हमायदीन हुकूमत के आए, हमने कहा यार और कुछ नहीं तो इनको पकड़ के पूछ लो, ये हमारी हार्ड अर्न मनी थी, इसका आपने क्या हशर किया। लेकिन जो जवाब मिला, अच्छा ये तो हैं हमारे मसाइल जो मैंने आपसे बयान किए हैं, और भी बहुत सी मैं बातें कर सकता हूँ। गली महल्ले में बाहर निकलें तो मसाइल का एक अंबार है, गलाजत है, बीमारी है, भूख है, बच्चे स्कूलों से बाहर बैठे हैं, 2.5 करोड़ बच्चा तालीम हासिल नहीं कर सकता। मगर हमारे हुक्मरानों के क्या मसाइल हैं, एक आपको पैकेज या एक आपको दिखाते हैं ये क्या बात कर रहे हैं, हमारी क्या ज़रूरतें आगे बढ़ाते हैं, और फिर जो मेहमान मेरे साथ होंगे मैं उनका भी तारफ़ करवाऊँगा। मगर पहले आप ये देख लीजिए ये किस नौ के बयानात हैं। ना कतर ना दुबई, बिल्कुल जो है ना अपना किसी भी जो है ना अपना मुल्क में या ना किसी हुकूमत ने हम लोगों को किसी किस्म का कोई कर्ज नहीं दिया। पहले हम सोच रहे थे मेफेयर पहुंचेंगे जद्दा के जरिए, दुबई जद्दा मेफेयर, अब पता चला है कि दुबई कतर मेफेयर पहुंच गए हम। जलन का, जलापे का, हसद का इलाज तो लुकमान हकीम के पास ही है। अब इमरान खान साहब की जलन के लिए कौन सी बरनौल हमें तैयार करनी पड़ेगी, इस पर हम आजकल गौर करें। हम चाहेंगे कि चौधरी निसार भी अदालत में पेश होकर बताएं कि उन्होंने आज से कई साल पहले क्यों टेलीविजन के इंटरव्यू में कहा था कि नवाज शरीफ ने ये 20 साल पहले फ्लैट खरीदे थे। हमारी टीम जाएगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर इंशाअल्लाह ताला पीटीआई वालों को मूंछ पाने की पूरे पाकिस्तान में जगह नहीं मिलेगी। सियासी तबूत भी सुप्रीम कोर्ट से निकलेंगे, कफन भी होगा सियासी, और इनकी सियासत दफन भी होगी और सुप्रीम कोर्ट से होगी। कौन सी है ये पीटीआई? ये तो स्टे और अंडरस्टैंडिंगों के पीछे छुपते फिर रहे हैं, जो जहाजों में फिर रहे, ये कर रहे हैं गरीबों की बात। इन्होंने पाकिस्तान में लाना इंसाफ। कोई यू टर्न नहीं होगा, हम पीछे नहीं फिरेंगे, और अगर दिसंबर 27 तक ये डिमांड्स हैव नॉट बीन मेट, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑफ स्लोगन गो नवाज गो होगा। हमने आज से 6 माह कबल जो है अदालत उस्मा को इसी कमीशन के लिए लेटर लिखा था। हमारे पास तफसीलात है जो हमने दे दी है सुप्रीम कोर्ट में। ये जो मेफेयर में जो ये जायदाद है लंदन में, ये 1993, 95, 96 में ली गई, ये लोग उसमें रहते थे। कोई भी शख्स जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है जिसके ऊपर इतने बड़े करप्शन के केसेस लग जाएं, उसको किसी सूरत प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। कतर तो हम भी आते जाते हैं, सऊदी अरब हम भी आना जाना है, लेकिन हमें तो किसी ने तोहफे में नहीं दिया। तेरा क्या होगा काफिया। जी नाज़रीन, आपने ये देखा ये किस दुनिया के बासी हैं,
ये इसी मुल्क के बासी हैं। ये ख्याल मुझे इसलिए आया कि कल मैं एक काम के सिलसिले में जंग अपने इसी साफ़ती हवाले से गया था और मैंने वहाँ ज़िंदगी देखी जो अक्सर हमारे मुज़ाफ़ात में है। हमारे क्या मसाइल हैं, इनके क्या मसाइल हैं, ये किन दायरे। और फिर ये जो बात अभी इन्होंने की पनामा के हवाले से, तो रोज़ ही बात करते हैं, आपके कान भी सुन सुन के पक के होंगे। मेरे पास हम हर कोई अपने अपने सबूत लिए फिरता है, मगर एक एक गली, एक एक दीवार, एक एक स्कूल, एक एक ज़ाया होती हुई ज़िंदगी एक लम्हे में बोल बोल के बता रही है कि कोई डकैती है, कोई चोरी है, कोई वारदात है जो कहीं ना कहीं हो रही है, मगर मेरे पास उसका सबूत नहीं है, मैं उसको साबित नहीं कर सकता। ये न जाने क्या निज़ाम है। कल मैं गया, मेरा दिल रोया। मैं एक जगह गया और मैंने देखा कि एक इलेक्शन की रैली है और रैली में वहाँ लोग इकट्ठे हैं, शोर है, गंदगी है, अलाइश है। एक बच्चे ने मेरा गाड़ी का शीशा नाक किया और मुझे कहता है मुझे 10 रुपए दोगे तुम? तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये वो हमारी दुनिया है, ये पनामा के हलाल और हक के पैसों पे लड़ती हुई एलीट है। इस पे आज हम बात करेंगे और थोड़ी इस ज़ाहिर है इस हवाले से भी बात आगे बढ़ाएंगे। मैं तारुफ़ करा दूँ, मेरे साथ सलमान आबिद हैं, तज़किया निगार मौजूद हैं यहाँ पर, और मुझे ज्वाइन किया है सीनियर साफ़ी इफ्तिखार अहमद। आगाज़ में आज चूँकि शहर बंद है, खैर से बहुत तरक्की की वजह से हर जगह पे ये जो बने हुए हैं हमारे यहाँ सिग्नल फ्री जो बना है उसकी वजह से, और ब्लैक फ्राइडे भी है, तो हमारी DSNG पहुँचते पहुँचते कुछ वक्त लगाएगी। और सीनियर जर्नलिस्ट इफ्तिखार अहमद हमारे साथ होंगे। ब्रिगेडियर फारूक हमीद अभी कहीं रास्ते में रुके पड़े हैं, वो भी आ जाएंगे। मगर सलमान आबिद साहब, आपकी आमद का शुक्रिया। मुझे लगता है आप पैदल दौड़ के आ रहे हैं, आपका पसीना देख के मुझे यही लगता है। मैं बात का आगाज़ आपसे करता हूँ। आज मैंने इस प्रोग्राम में तीनों बातें करेंगे। ये भी बात कर लेंगे, ये सबूत क्या हैं, आए हैं नहीं आए, शोर मच रहा है, आखिर आपके मेरे पैसों से खेल चलता है, आपके मेरे पैसों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो बपा की जाती हैं, टीवी कैमरा, इनकी बिजली के बिल हम देते हैं। ये गुफ्तगू क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं, आप इस पर क्या बात करेंगे? देखिए काजी साहब, एक बात तो आप भी इसको अच्छी तरह समझते हैं और मैं भी समझता हूँ और बहुत से लोग समझते हैं जो पाकिस्तान के अंदर सियासत का तमाशा देख रहे हैं कि इस वक्त जो हुक्मरान तबकात की और जो बालादस्त तबकात की जो सियासत हो रही है, इस सियासत से आम आदमी का कोई ताल्लुक नहीं है। ये बेनिफिशरी क्लास नहीं है आम आदमी इस जमहूरियत की और इस सियासत की, क्योंकि एक मफादाती टोला है, वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी मौजूद है, वो सियासी जमातों के अंदर भी मौजूद है, वो सरमायादारों के अंदर भी मौजूद है, वो पॉलिटिशियंस भी इसमें मौजूद हैं। ये सब के सब जिन्होंने गठजोड़ किया हुआ है आम आदमी के नाम पर, और सब देखिए जमहूरियत की बात करते हैं, कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं, आम आदमी के मफादात की बात करते हैं, लेकिन आम आदमी को मिल क्या रहा है उसका अंदाज़ा आप पाकिस्तान के दादोशुमार, रियासत के दादोशुमार से उठा के देखिए। अभी एक जेंडर डिस्पैरिटीज़ रिपोर्ट आई है और उसने साबित किया कि 144 मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर 143वां है। इसी तरह से जो रूल ऑफ लॉ की रिपोर्ट आई है वर्ल्ड जस्टिस फोरम की, उसमें बताया गया कि 113 मुल्कों में हमारा नंबर 106 नंबर पे आता है। इसी तरह से जब फूड क्राइसिस है, फूड शॉर्टेज है, वो आपके सामने है। तो सवाल ये है कि हम किस किस्म की एक जमहूरी और सियासी मॉडल चला रहे हैं जिसमें आम आदमी, गरीब आदमी, महकूम आदमी और जो कमज़ोर आदमी है उसको हमने इससे निकाल दिया है। और अब सबसे बड़ी बात जो है ना काजी साहब, वो ये है, इन सब गरीबों के लिए एक बैगिंग का पैकेज है। कभी वो आटे की सूरत में आता है, कभी वो राशन की सूरत में आता है, कभी फलां चीज़ों पे आता है, और उस पर हुक्मरानों की तस्वीरें बनी होती हैं। तो आप देखिए कि किस अंदाज से मजाक उड़ाया जा रहा है। ये जो पनामा का मामला है, हो सकता है बड़ा संजीदा मामला होगा, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन इस पनामा मैं आपकी बात रोक रहा हूं। मैं तो कहता हूं संजीदा है। हमें मुझे बताएं, एक नैरेटिव है, हमारा पूरा एतमाद है सुप्रीम कोर्ट पे, वो करेगी, मगर हम लोगों से बात करते हैं, गालिब अक्सरियत आगे से हंस देती है ऐसे, और हमें लगता है यार वो इसलिए हंस देती है काजी साहब के पाकिस्तान में लोगों का इदारों पर एतमाद नहीं है। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि पैरालिसिस हो चुका है, इदारों को फालिज हो गया, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ, जिन्होंने तादीबी कार्रवाई करनी है, प्रोसिक्यूशन करनी है, तफ्तीश करनी है। अगर ये मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ, इफ्तिखार भाई हमारे साथ आप लाइन पे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इतने बड़े फोरम से ये कहा जाता है कि पैरालिसिस की कैफियत है, एक फालिज हो चुका है उन इदारों को, ख़ास तौर पर जब किसी बड़ी गर्दन वाले की गर्दन पकड़नी हो तो इनकी टांगें कांपती हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि इनकी टांगों में जान कौन डालेगा और इन इदारों को मजबूत कौन करेगा, या हम बेबसी से ऐसे ही देखते रहेंगे सुप्रीम कोर्ट जैसे कह रही है? जनाब इफ्तिखार अहमद साहब, देखिए काजा, बात यह है कि ये जो हम बीमारी की बात करते हैं, मेरे ख्याल बहुत ज्यादा ये बात करने लगे और लोग बेहिस हो गए हैं हमारी ये सारी गुफ्तगू सुन सुन के। रोज बीमारी की बात करते हैं, समाज नहीं रहा, माशरा तबाह हो गया है, कानून है कोई, लोग कहते अच्छा यार नहीं है तो फिर क्या हुआ। असल में सवाल ये है कि अब करना क्या चाहिए। एक बहुत मशहूर कॉल है, व्हाट इज टू बी डन। अब सवाल है कि क्या किया जाए। अगर ये माशरा मफलूज हो गया है और सुप्रीम कोर्ट समझती है
तो क्या सुप्रीम कोर्ट को इस बात के एहसास नहीं होता कि जो अदारे इस मकसद के लिए बनाए गए थे करप्शन को रोकने के लिए, पहले आपने बनाया एक छोटा सा अदारा एंटी करप्शन, जब वो नाकाम हुआ तो आपने एक एंटी करप्शन के लिए अदारा बना दिया, जब वो नाकाम हुआ तो आपने तीसरा अदारा बना दिया, फिर आपने चौथा अदारा बना दिया। उन सारों का अंजाम क्या हुआ? रिश्वत का रेट हर अदारे के साथ बढ़ता गया और उसका जो सबूत है वो है हमारे रियल स्टेट के कारोबार में इमर्ज होने वाली नई डिफेंस हाउसिंग सोसाइटियां और दूसरी हाउसिंग सोसाइटियां, और इतने बड़े मतलब अखबार, आज के अखबार में इश्तिहार देखें कि अगर आपने फ्लैट देना है तो आपको 64 लाख रुपए का, आप कम से कम 64 लाख रुपए से आप ले सकते हैं। अब मुझे बताओ यार कि ये क्या है, ये किस मुल्क में आप और मैं रह रहे हैं कि जहाँ पे 64 लाख रुपए का फ्लैट बिकना शुरू हो रहा है। और हालत ये है गवर्नेंस की कि मैं आपकी डीएसएन जी अभी मेरे घर इसलिए नहीं पहुंच सकी कि उसको एक सिग्नल फ्री रोड से गुजरना है और उस सिग्नल फ्री रोड को बनाने के लिए कम से कम कई अरब रुपए खर्च किए गए हैं। तो सिग्नल फ्री का तो मतलब ये होता है ना कि ट्रैफिक रवा दवा रहे, तो वहां पे तो ट्रैफिक रवा दवा नहीं है क्योंकि वहां पे इफ्तिखार भाई आप बात जारी रखिए, एक चीज ऐड कर दूं, मैंने इस पे आर्टिकल पढ़ा है जो कि एक बड़े अखबार में छपा है कि 1930 में सिग्नल फ्री तरीके को दुनिया अबंडन कर चुकी है, मगर हमने ठेका चूंकि लेना था। ये भी याद दिला दूं, ये लाहौर एयरपोर्ट का ठेका भी आ रहा है 34 अरब कर्जे पे लेके, अब हम इसको भी खूबसूरत बनाएंगे। जी इफ्तिखार भाई बात मुकम्मल करें। सिग्नल फ्री का मकसद क्या था? वो ये था, एक एनालिसिस किया गया कि जी इतनी कारें चलती हैं, इतने घंटे चलती हैं, कि इतने सिग्नल होंगे तो कारें रुक जाती हैं, तो पेट्रोल खर्च होता है, जो पेट्रोल खर्च होता है उसकी कॉस्ट ही होती है, उस रुकने से इतना कार्बन पैदा होता है, इतनी मॉडलिटी खराबी होती है। मेरे ख्याल में इफ्तिखार भाई हम कॉल दोबारा मिला लें, आपको दोबारा ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और कॉल भी दोबारा मिलाते हैं, मगर जब हम गए तो हम ये सवाल उठाएंगे कि ये जो आज पैरालिसिस की कैफियत है, ये पैरालिसिस किसने ठीक करना है? इन इदारों पे क्या अवाम का एतमाद बहाल हो पाएगा या रहा सा एतमाद भी जाता रहेगा? ये हम सवाल उठाएंगे और फिर उन कंक्रीट, अभी हम जनरलाइज इशूज़ पे हैं, कंक्रीट इशूज़ पे भी आएंगे और देखेंगे कि क्या कोई एक किरण है किसी एट द एंड ऑफ द टनल, को एक किरण हमें नज़र आती है या वी आर इन फॉर अ लॉन्ग पीरियड के जिसमें हम मायूसी में ही रहें। बात जारी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें अभी ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब ने, वो भी बड़ी एक तगो-दो के बाद और मार्के के बाद पहुंचे हैं। इफ्तिखार अहमद साहब भी हमारे साथ वीडियो लिंक पे होंगे, मगर वेलकम ब्रिगेडियर साहब। हमने आपके आने से पहले दो दुनियाओं को पोर्ट्रे करने की कोशिश की। हमने ये एक तो मैंने कुछ बहुत सी खबरें जो हैं, जिस तरह एक सर्कुलर डेट की खबर है वो डाली, अब फूड इनसिक्योरिटी की डाली, इसके बाद हमने एजुकेशन के मामले में जो हम लैग कर रहे हैं वो डाला, उसके बाद और बेशुमार चीज़ें थी। आपको पता डॉलर की फ़्लाइट हो रही है, हमें 70 किस्म के टैक्स लगे हुए हैं। और एक वो दुनिया है कि पूरी कैबिनेट आती है सुबह और पनामा में दिफा कर रहे हैं और बैठे हैं हमारे टैक्सेस से। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, जिन्होंने इन चीज़ों को ठीक करना है, जिन्होंने ये मेरे मसाइल हल करने हैं, वो तो लगता है कि उनके नज़दीक पनामा में पीएम साहब का दिफा करना सबसे मुकद्दस फरीज़ा बन चुका है। जनाब ब्रिगेडियर साहब। जी बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। सॉरी इतना ट्रैफिक जैम है ह्यूज के, यहाँ पहुँचते पहुँचते भी आज 1 घंटा लग गया, लेकिन बहरहाल थैंक यू वेरी मच। अपना काजी साहब, बात सारी ये है कि हमारे जो 2 बेसिक प्रॉब्लम इस वक्त है ना, वो हमने सामने रखने चाहिए। एक तो ये कि व्हेन यू हैव अ बिजनेसमैन एज द प्राइम मिनिस्टर, तो फिर ये तमाम चीज़ें सामने आएंगी, फिर फॉरेन पॉलिसी जो है वो भी बिजनेस इंटरेस्ट के साथ डिक्टेट होगी। और दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो दूसरा बड़ा मसला ये है कि ये जो जमहूरियत है हमारे पाकिस्तान में, डेमोक्रेसी इज़ फॉर द एलीट, बाय द एलीट एंड ऑफ द एलीट, ये सब एलीट के लिए, जो आम आदमी उसका जो है ना वो चीज़ सामने नहीं है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आपने भी सर्कुलर डेट की मिसाल के तौर पे बात की। देखें जब ये आए थे 2013 में, तो विद इन 1 डे ऑडिटर प्री ऑडिट किए बगैर 480 बिलियन रुपीज़ वो दिए गए थे IPPs को। और मज़े की बात यह है कि जब पोस्ट ऑडिट हुआ तो उन्होंने ये बताया कि जनाब वो ऐसे IPPs को 100% पेमेंट की गई है जो कि लो परफॉर्मिंग थे, जो कि इनएफिशिएंट थे, और उनका कोई परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं हुआ। तो ये देखें ना कितनी बड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं। फिर हम कौन से थे वापडा के हमारे हेड वाजिद शमसुल हसन साहब जी, वो मेरे इस प्रोग्राम में कह के गए हैं कि 1-1.5 रुपए की होनी चाहिए बिजली।
तो ये तो जो आज ये कौन इसको करेगा, इसको ऑडिट कौन, इसका कोई फोरेंसिक ऑडिट करेगा ये जो बिजली हमें मिल रही है और जो दुनिया की सबसे महंगी बिजली हम खरीद रहे हैं? जी यही तो बात है। नेपरा भी ये अपनी रिपोर्ट्स में देखें, वो भी ये कह रहे हैं कि ये मामला जो है ये ठीक नहीं है। अभी जो IPPs हैं वो फिर कह रहे हैं, उनकी तरफ से तो है कि जी तकरीबन 650 अरब का सर्कुलर डेट है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर, वो कह रही है 329 बिलियन का ये फिगर है, ये अक्टूबर का 329 अरब रुपए का सर्कुलर डेट। अब ये भी वो देने को तैयार है। अब मकसद ये है कि अगर आप इसको ऑडिट के बगैर करेंगे, उनकी अपने जो, बल्कि कानून ये कहता है कि जो लो एफिशिएंसी लो परफॉर्मेंस IPPs हैं, आपने उनको फाइन करना है क्योंकि वो परफॉर्म नहीं किया जो कॉन्ट्रैक्ट है उनका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ। तो वो चीज़ हो नहीं रही, तो लिहाजा ये अब उस तरफ भी जा रहे हैं। आज की खबर क्या है कि जी PSO है, PSO का जो रिसीवेबल है वो 241 अरब रुपए के करीब है, और PSO ने जिसमें PIA जो है वो मकरूज है 15 अरब का। उन्होंने कहा जी आज से नो मोर फ्यूल फॉर यू। और मैं खबरें सुन रहा था, फिर से तो नहीं आ रही यहाँ पे, वो याद है ना आपको, लाइनें लग गई थी जी बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि PIA की कुछ फ्लाइट्स हैं जो कि इसलिए डिले हो रही है, कैंसिल हो रही है, क्योंकि PIA के पास फ्यूल नहीं है। अच्छा, मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। इफ्तिखार साहब, मैं आज आप अभी लाइन पे हैं और मैं चाहूँगा मैं सवाल आपसे कर दूँ। ठीक है, एक पैरालिसिस है इदारों का जिस तरह कहा जा रहा है, मगर एक बड़ी एफिशिएंसी है। देखें, अल्लाह को जान देनी हमें। चले, इफ्तिखार साहब हमारे लाइन पे नहीं है, मैं ये सवाल आपकी तरफ लेके जाता हूँ। सलमान आबिद साहब, हुजूर, ये तो ठीक है, हम कहते हैं कि बड़े बड़े फालिज हो चुका है, किसी को फालिज नहीं हुआ यहाँ लूट मार करने वाले को। वो जो देखे ना, मैं पनामा में पता नहीं, अगर इमरान खान की बात मान लें कि 2 नंबर पैसे थे, वो तो कब के लुट के होंगे। ये जो अगर लुट गए हैं, मैं ये अदालत के है सामने, अदालत फैसला करेगी। मैं जो रोज लुट रहा हूँ, मेरे पास भगवान दास की रिपोर्ट पड़ी है जो उन्होंने ऑयल मार्केटिंग कंपनी के हवाले से की। एक बहुत बड़ी राय मौजूद है कि यहाँ पे ये जो IPPs हैं, यहाँ माल बन रहा है, बिजली नहीं बन रही, और अगर पूरी रियासत को ढाल के आप डाल देंगे प्रॉफिट के इन ब्लैक होल्स में, तो आप इनकी पेमेंट नहीं कर सकते। ये जो खेल हो रहा है, रेलवे की रोज पटड़ी उतरती है, मेरे तबके के लोग रोज मरते हैं, ये मरते रहेंगे और हम ऊपर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे। जो अभी ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब ने बात उठाई है कि अगर आप सियासत को और जमहूरियत को एक कारोबार की शक्ल दे देंगे और उस कारोबार के अंदर एक बालादस्त तबका, हुक्मरान तबका, रूलिंग एलीट, उसके अलाइज जो है, उन्होंने अगर सियासत को एक बिजनेस के पॉइंट के तौर पर लेके चलना है, तो इसका मतलब है कि आम आदमी का सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होगी। आप देखिए ना, मसला ये है कि काजी साहब के इदारे जो होते हैं ना, वो आम आदमी को इंसाफ देते हैं। अगर मुझे कोई थोड़ा सा लगता है कि मेरे साथ वायलेशन हो रही है, तो मैं इदारों के पास जाता हूं इंसाफ लेने के लिए। अब हमारा मसला यह है कि यहाँ इदारों के दरमियान और जो रूलिंग एलीट है उनके दरमियान जो गठजोड़ हुआ है, उसने इदारों की शक्ल बिगाड़ के रख दी है। अब आप देखिए ना किस तरह से हम इदारों को चला रहे हैं। हम उसको कानून की हुक्मरानी के ताबे बनकर नहीं चला रहे, हम उनको फर्द के ताबे बनकर चला रहे हैं। जब हम उनको फर्द के ताबे बनकर चलाएंगे, तो फिर उन इदारों से भी जो फायदा जिनको पहुंचेगा वो कुछ अफराद को मिलेगा, आम आदमी को नहीं मिलेगा। अब आप मुझे बताइए कि आप कहते हैं कि माशी बदहाली है, हम लोगों की पेंशनों में इजाफा नहीं कर सकते, लोगों की तनख्वाहों में सकते, लेकिन जो रूलिंग एलीट है वहां बैठ के आप 150-200% जो है तनख्वाहों में इजाफा कर देते हैं। जी, अभी MNA MPS के बारे में उनकी मरात में इजाफा कर देते हैं। फिर आप ये देखिए, ये अजीब किस्म की माशी बदहाली है कि जिसमें आप और मैं तो बदहाल हो रहे हैं, लेकिन यहां की जो रूलिंग एलीट है वो बदहाल नहीं हो रही। उनके कारोबार भी चल रहे हैं, उनको बैंकों से कर्जे भी मिल रहे हैं, उनकी इंडस्ट्रियां भी लग रहे हैं, उनके बाहर के मुल्कों में अकाउंट्स भी मौजूद हैं और प्रॉपर्टियां भी मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि जिस किस्म की सियासत आपने पाकिस्तान में मुसल्लत कर दी है, इस सियासत के नतीजे में आम आदमी को मिलेगा क्या, मैं आपसे पूछता हूं। और अब मैं तो आम आदमी की बात ही नहीं करता, यहां तो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास जो है वो जिस तरीके से यहां पे कुचले जा रहे हैं। आप देखिए, तालीम, सेहत, रोजगार के मामलात, आपने कहा, अभी आपने कहा ना कि अभी तालीम के मैंने बात की थी, दुनिया की जो एशिया की जो 100 यूनिवर्सिटियां हैं टॉप, उनमें एक यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की नहीं है। दुनिया की 500 यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की नहीं है। और आपने सारा का सारा जो स्टेट है उसको प्राइवेटाइज कर दिया है। इफ्तिखार साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। थैंक गॉड कि ये पहुंच गई हमारी DSNG आपके पास, और हम आपको देख भी सकेंगे और सुन भी सकेंगे, आपके जो परिस्तार हैं। हुजूर, ये फरमाइए कि ये तो हमने कह दिया कि जनाब इन इदारों को फालिज हो चुका है। आपसे मेरी प्रोग्राम से पहले रोज बात होती है, आप कहते हैं और ठीक कहते हैं, यार गवर्नेंस के इश्यूज ठीक करो। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ ताकत का जो माखिज है दुनिया में, वैसे तो अल्लाह को कहते हैं हम और ठीक कहते हैं, मगर दुनिया में और एक रियासत में वो पार्लिमान है। पार्लिमान तो रोजाना उसमें जो कैबिनेट है वो दिफाए पनामा में लगी हुई है। ये मेरे मसले कौन हल करेगा? ये, और अगर ये पैरालिसिस हो गया है
इन इदारों को नैब की तरफ इशारा था, FIA और दीगर, इसको कौन ठीक करेगा? पार्लिमान अहलियत लगती है आपको जनाब इफ्तिखार साहब? नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल कि पार्लिमान अहलियत रखती है और ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। वी आर हेडिंग फॉर ए अनार्की। देखें जो सूरत हाल इस वक्त है, अगर हम अपने शहर को ही देख लें तो मेरा शहर वो है जहाँ पे कभी इस किस्म के वाक़यात नहीं हुए थे कि पिस्तौल निकाली, लोगों को रास्ते में रोक लिया, गन पॉइंट पे पैसे छीन लिए, गोली मार के घर भाग गए। तो ये आगाज़ है उस सारे के सारे नई अनार्की जो यहाँ पे जन्म ले रही है। और क्यों ले रही है? जब एक गरीब का लड़का देखता है कि वो तालीम के बावजूद, मुकाबले में जाने के बावजूद उसको जब जॉब नहीं मिलती है और वो अपने मुकाबले में दूसरे आदमी को देखता है कि वो ज़्यादा पैसे कमा रहा है, तो वो रास्ते इस्तेमाल करता है कि जो गैर कानूनी हैं। अब फ़र्ज़ करें 2 करोड़ के शहर के अंदर अगर 2-4 हज़ार लड़के इस चीज़ का फ़ैसला कर लें कि उन्होंने डकैतियाँ करनी हैं, तो आप उनको कैसे रोक सकते हैं? आपका निज़ाम तो है ही नहीं है। पुलिस को तो आपने अब इस काबिल ही नहीं रहने दिया उसको इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट्स दे के कि वो ये काम को रोक सके। मैं कुछ और देख रहा हूँ। मुझे डर जो है वो है कि गुर्बत और अमारत का जो फ़र्क बढ़ता जा रहा है, जो हम एक ज़माने में इसको एक समझते थे कि एक बहुत बड़ा इशू होगा, कोई इस वक्त हमारी सुन नहीं रही था। अब पाकिस्तान के अंदर 10-12 हज़ार अफराद, हर चीज़ पर काबू उनका है। वो आपका स्टॉक एक्सचेंज हो या कोई चीज़ हो, आपने इतने नाम लिए हैं, आपने तलीमी इदारों की बात की है, उनके अस्पताल भी हैं, वो तलीमी इदारे भी चला रहे हैं, वो इमारतें भी बना रहे हैं, वो कॉलोनियाँ भी बना रहे हैं, वो जहाज़ भी चला रहे हैं, वो हर कुछ कर रहे हैं। अब सब कुछ उनके पास है। नीचे हमारे पास क्या है? हमारे पास कवानीन की किताबें हैं जिन पर अमल हो सकता ही नहीं, क्योंकि उनमें इतने बसीदा कानून हैं कि आपने सज़ा रखी है 5 साल, 6 साल, 10,000 रुपये जुर्माना। वो लोग परवाह नहीं करते। अभी यहाँ पे फूड अथॉरिटी जाके छापे मारती है, वो कहते हैं जी दूसरे दिन जाके अदालत कहती है इनको खोल दें। आप निज़ाम में कौन सी चीज़ रहेगी? आप अपनी सड़कों पर देखें ना, वहाँ पे सफाई है। तमाम के तमाम फुटपाथ जो कि राइट ऑफ वे मेरा है, गरीबों का है, वो तमाम के तमाम इंक्रोज हैं। और इंक्रोज करने वालों को कहा जाता है ये गरीब है, ना कि वो गरीब नहीं है। लाहौर में 2 अरब रुपए सालाना का भत्ता इन छाबड़ी फरोशों से कलेक्ट करके, इन रेडी वालों से कलेक्ट करके आपस में तकसीम किया जाता है टाउन म्यूनिसिपल ऑफिसर्स के दरमियान। 2 अरब रुपया। ये तो खबर दे दी इस शहर के अंदर हर सड़क को इन्होंने पार्किंग लॉट बना दिया, पार्किंग लॉट बना दिया है। उससे भी 3 अरब रुपया है जो उन पार्किंग लॉट के जरिए कमाया जाता है। वो कहां जाता है, किसके पास जाता है? अब ये लोग कौन है जो इस तरीके से पैसे कमाते हैं? वो फिर वहां के चौधरी बनते हैं, फिर वहां के वो ताकतवर लोग बन जाते हैं, फिर वो उनकी मसल पावर आती है और फिर वो उस गलियों और मोहल्लों को अपने कब्जे में ले लेते हैं और वहां पे फिर उनका कानून और उनका राज चलता है। किसी थाने का, किसी पुलिस के अफसर का राज नहीं चलता। तो हम जा रहे हैं एक बहुत भयानक सूरत हाल की तरफ। और मैं इस वक्त, मैं तो उससे डर रहा हूं। मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूं। एक बड़ी खबर दायर है आप के, बड़ी डायमेंशन है, मगर सहाफत आपका बुनियाद रही है, रिपोर्टिंग भी बुनियाद रही है। 2 अरब का वो कह रहे हैं भत्ता यहाँ पे जो है वो न जाने कहाँ जाता है, ये भी उन्होंने बताया। और मगर ये साथ में ये भी अर्ज़ करता जाऊँ, ये तो छाबड़ी वालों के मामला है जिन्हें हम कभी नहीं हटा सकते, जिनके लिए अलग हमें रोज़गार देना भी चाहिए और हटाना भी चाहिए। मगर यहाँ पे तो 4,500 स्कूल है जिनको यहाँ गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, हर शहर उन्होंने बंद कर रखा है। जिसका दिल किया, जिसका मकान खाली था, 4-5 रंग करके सादी शिराजी के ऊपर उन्होंने लिखी है एक, और या एक अल्लामा इकबाल का शेर लिखा है और स्कूल खोल दिया और वहाँ पर हम खड़े रहते हैं इससे 4-4 दिन। किधर है गुड गवर्नेंस? ये अरबों रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं, ये क्या अपनी पार्किंग नहीं बना सकते? 4,500 स्कूल सिर्फ लाहौर में है जिसकी अपनी पार्किंग नहीं है। 8,900 के करीब बैंक्स हैं जिनकी पार्किंग नहीं है। कुछ तकरीबन 400-500 मार्केट्स हैं जिनकी अपनी पार्किंग नहीं है। ये गुड गवर्नेंस किसने करनी है? मगर नहीं, बड़ा ज़रूरी है हम रोज़ाना पुनामा पे बात करें जिससे कुछ निकलना है या नहीं निकलना। मगर वापस आऊँगा तो मैं ब्रिगेडियर साहब से कुछ 1-2 सवाल पूछूंगा। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रिगेडियर साहब, मैं ये बड़ा हमारे यहाँ अजीब तरक्की का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें इसे मैं बाज़ औक़ात कहता हूँ कि तरक्की माकूस भी हम कह सकते हैं। कहाँ तरक्की नज़र आती है जहाँ, लेकिन इतनी स्टैगरिंग अमाउंट्स हैं। मुझे एक बात कहने दीजिए। जी 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 बात करें आप।
ये अभी मुझे मैसेज आया है अपना, अभी एक मैसेज आया है कि आपने ये अंदाज़ा कैसे लगा लिया है। असल में एक यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट तैयार की सेव लाहौर फ्रॉम डिज़ास्टर, एक ऑर्गेनाइजेशन ने, उसने उसको ये ज़िम्मे ये काम लगाया गया कि इस तमाम शहर के अंदर जितनी भी रेहड़ियाँ हैं, ठेले हैं, छापे हैं, छापड़ियाँ हैं, इनकी तादाद बताई जाए। तो उन्होंने 63,000 के करीब काउंटिंग की थी एक साल पहले, 63,000 शहर की की थी। ठीक है। सबसे ज़्यादा दातागंज बख्श टाउन जो है वो वहाँ पे थी, और इसका मुख्तलिफ रेट है। जो लिबर्टी में रेडी वाला है वो और पैसे देता है, और जो शादमान वाला वो और देता है, आजम क्राफ्ट मार्केट वाला और पैसे देता है, शादरे वाला और देता है, समनाबाद में और रेट है, निस्तर टाउन में और रेट है। रेट इसके मुख्तलिफ है। नहीं, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता, मगर आपने सोर्स भी दे दिया, वेरी गुड। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये अभी थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे, एक हम एयरपोर्ट 34 अरब का शुरू करते हैं, अभी नहीं बना, उस पर जो स्ट्रिप्स हैं वो जो बनाई गई हैं वो इस तरह की हैं कि एक स्ट्रिप तो बेकार गई, हमारे पैसे ज़ाया हो गए, उस पर जहाज़ उतर ही नहीं सकता यक वक्त दो, और फिर पता नहीं ट्रैफिक भी नहीं है, PIA हमारी ना जाने किधर जा रही है। ठेका दो, काम शुरू करो। अब 35 अरब की ये सुन लिया मैंने, इस पर ये रिकमेंड करें, ये ठेका, वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ ठेकास, बाय कान साहब देखिए, हमें बात समझनी चाहिए कि जहाँ मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे मेगा करप्शन भी होती है। अब जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, याद रखें, उतनी ही ज़्यादा किकबैक्स होंगे, कमीशन होंगे, जो कि ना सिर्फ कंट्रैक्टर्स बल्कि जितने उस इलाके के MNAs हैं, तमाम जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, वो पैसा पर वो भी ज़्यादा शेयर करते हैं। आपने लामा बकाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की, 35 अरब रुपए ये कर्जा लेके बना रहे। मैं आपको आज लिख के देता हूँ, जरूरत है उसकी हमें। देखे ना जी, ये वो मैं उसको बड़ा स्टडी कर रहा था, उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी एक बिल्कुल मुगलिया किस्म का आर्किटेक्चर होना चाहिए, और ये और वो वगैरह वगैरह। ये 35 अरब जाएगा 100 अरब पे, मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ। नंबर 1, इमेजिन द मनी दैट पीपल आर गोइंग टू मेक इन कमीशन किकबैक। आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, वो भी मेरे ख्याल 25-30 अरब से शुरू हुआ था, आज जी हाँ, आज वो 130-140 अरब पे चला गया, और वो प्रोजेक्ट भी आपको पता है इस वक्त। बात जारी रखिएगा, मैं एक बात दोबारा कह दूं कि उसमें जो कंसल्टेंट हायर किए गए थे उसमें एक होम्योपैथिक डॉक्टर भी था। जी वो भी थे, और उसमें इंक्वायरीज भी हुई, पता नहीं उन इंक्वायरीज का क्या बना, जो कि गवर्नमेंट खुद चाहती थी। होम्योपैथी का एक फायदा तो है ना, लेकिन काजी साहब एक सर में ये छपा है, डान में छपा है, हुआ है, बिल्कुल हुआ है, होम्योपैथिक डॉक्टर एज अ कंसल्टेंट, बिल्कुल हमने ये देखा है। लेकिन सिविल एविएशन, लेकिन उसके साइड इफेक्ट नहीं होते ना होम्योपैथी के, शायद इसलिए रखा था। साहब सिविल एविएशन एक करप्शन का den है, ये याद रखें। यहाँ पे कोई इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। नैब पत्नी किधर गया, वो तो वैसे इदारा खत्म हो गया। आप देखिए, ये तो बीमारी है, बीमारी का इलाज क्या है? ये तो बीमारी है, बीमारी का इलाज, बीमारी का इलाज ये है, बीमारी का इलाज ये है कि लेके आना है, क्या करना है? करना यह है कि जी जब तक आपके इदारे फाल नहीं होंगे, और ये ऊपर के इनकी जो कंट्रोल उन्होंने कर लिया है, हुकूमतों ने, इन पॉलिटिकल पार्टी ने इदारों को कंट्रोल कर लिया है। और अच्छा, हुजूर क्यों डरते हैं हम बात करते हुए? जी इफ्तिखार साहब ने जो भी फरमाया, बिल्कुल, ये करप्ट एलीट कौन है? ये वो चंद खानदान है एनर्जी सेक्टर में, बिजनेस सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जिनका आपस में गठजोड़ है, शादियां भी इनकी आपस में हो रही है। और मैं दूसरा, काजी साहब, बड़े अफसोस से मैं नाज़रीन के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ, आज मैंने खबर पढ़ी कि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है कि सिंध में, वैसे तो आपको पता है लूटमार का वहां पे एक बाजार गर्म है, थोड़ा बहुत शायद बेहतर हुआ नए चीफ मिनिस्टर के आने से, अल्लाह करे। हेपेटाइटिस की मेडिसिन में अरबों रुपए का घपला। आप ये देखें कि तो पोलियो में भी था जी, पोलियो सुना था आपने, लेकिन कई साहब ये बात सुने, मैं हैरान हूं कितनी हमारी शर्म का मुकाम है इस कौम के लिए कि वो कह रहे हैं कि अब कराची में जो कचरा उठाया जाएगा, 200 चाइनीज वर्कर्स आ रहे कचरा उठाने के लिए। सलमान आबद साहब बताइए हम क्या, सलमान आबद साहब, ये होम्योपैथी के तो साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन इन ठेकों के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो तो आप देख रहे हैं। देखिए ना, ये जो ठेकों के साइड इफेक्ट्स हैं, पहले आप ये देखिए कि जो बड़ी मेगा किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही है ना, इसकी प्राइस किसको पे करनी पड़ रही है? ये प्राइस पे कर रही है तालीम के ऊपर, ये प्राइस पे करनी पड़ रही है सेहत के ऊपर, ये प्राइस पे करनी पड़ रही है आपको सिक्योरिटी पर, एनवायरनमेंट पे। इफ्तिखार साहब अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे यहाँ जो मेगा डेवलपमेंट्स हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हो रही है, इसमें जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, हम सोशल डेवलपमेंट को पीछे छोड़ रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट ये तो जेंट्रिफिकेशन है, ये तो जेंट्रिफिकेशन है। आपने हाउसिंग सोसाइटियां, गेटेड कम्युनिटी बना दी, प्लाजा बना दिया, गरीब आदमी घुस नहीं सकता। काजी साहब कि आप बड़े बड़े प्लाजे बना दें, मेट्रो बना दें, ऑरेंज बना दें,
अगर उसके अंदर इंसान तरक्की नहीं करेगा, उसकी माशी हालत नहीं बदलेगी, उसकी माशी कैपेसिटी नहीं बदलेगी, उसके लिए रोजगार के मौके बाहर नहीं निकलेंगे, तो फिर वो बड़े बड़े इमारतें जो है उसको आप करेंगे क्या? चले ये तो माने ना, चाहे वो चंद फीसद लोग हैं तो काजी साहब ये भी सुन ले, नीलम जेलम को ये 404 से 464 अरब पे लेके जा रहे हैं। ठीक है जी, आप देख ले। तो जी इफ्तिखार साहब आखिरी थोड़े वक्त है, आप एक बात मैं कहना चाहूंगा। जी जी बोलिए, आवाज आ रही है आपको? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सारी बहसें न करें, ये अरबों खरबों की बात मत करें। सवाल है पाकिस्तान के अवाम को अपने मुकद्दर को फैसला करने के लिए आइंदा इंतखाबात में डिसीजन लेना होगा। नहीं दो रास्ते हैं, आइदर बुलेट और बैलेट। बुलेट से अगर यहाँ पे इंकलाब लाएंगे तो ये इंकलाब तबाह हो जाएगा, शिया सुन्नी फसाद में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर लसानी फसाद में कन्वर्ट हो जाएगा, मुल्क ठीक है जाएगा। मैं आपकी बात आ गई, तरीका है वो है वोट के जरिए। ठीक है, वोट के जरिए इनको तैयार। मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, इतना पैसा ये सारा हो गया, आपका वोट भी मैं इसी बात की तरफ जा रहा हूँ, ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ। मगर जाते जाते एक बात सुना दी, मुबारक एक लतीफा था कि उसने किसी कहा आप हमें मौके ही नहीं देते, भाई आप डिक्टेटर। उसने कहा भाई डिक्टेटर नहीं हूँ, मेरे बाद मेरे 2 बच्चे हैं, उनमें से किसी को आप मुंतखब कर लो। तो ये जो 2 बच्चे हैं एक ही निजाम के, जब वो सामने आ खड़े हों तो मजबूर अवाम क्या करें, इस पे बात करते हैं कैसे ठीक हो ये इलेक्टोरल सिस्टम। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रिगेड साहब, एक ही तबके के 2, 4, 10, 15 नुमाइंदे आके खड़े हो जाते हैं और हमें कहा जाता है अच्छे बंदों को वोट दें। क्या करें, अच्छे बंदे पहले ढूंढें, फिर उन्हें इलेक्शन के लिए 2 करोड़ रुपया दें, फिर उनको वोट दें। देखिए मैं सही ताज साहब मैं आपको ये बताऊं, अगले जो इलेक्शन आ रहे हैं 2018 में गवर्नमेंट वोटों की बात करें, इन रूलिंग खानदान का सारा फोकस उनके ऊपर है। दे विल बाय आउट द नेक्स्ट 2018 इलेक्शन। अगर आप समझ लें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बहुत फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करने जा रहा है, जो कि और जितनी वो ऑब्जर्वेशन थी सारी जो जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट में, वो सब उनके लैप्सेस इरेगुलरिटी ठीक हो जाएंगी। आप देखेंगे अगले इलेक्शन में मेरा ख्याल है नेक्स्ट आर्मी चीफ के लिए भी ये टेस्ट होगा कि कौन डिमांड करेगी कि नेक्स्ट इलेक्शन पार्लियामेंट में क्यों नहीं इलेक्टोरल रिफॉर्म का बिल पास करते। इलेक्टोरल रिफॉर्म इफ्तिखार साहब वो नहीं करने लगे। जाहिद हामिद साहब ने खुद कहा सितंबर की स्टेटमेंट में, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्टोरल रिफॉर्म में इंटरेस्टेड नहीं है। वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन मशीन 300 के वो नहीं हुआ, आगे मामला नहीं चल रहा। पार्लियामेंट तो एक बिल लाके हमारे आगे पेश कर दे, लेकिन पार्लियामेंट की तरजीह तो स्कूल नहीं बनने देते। गलत है, मैं इसको नहीं मानता। पार्लियामेंट साहब आपकी बात बिल्कुल बजाय, लेकिन पार्लियामेंट की हिमायत करते हैं, हम इनकी हिमायत करते हैं, हम पार्लियामेंट के लिए लड़ते हैं। तो पार्लियामेंट अगर काम नहीं करेगी फिर सर मैंने पार्लियामेंट का क्या करना है फिर? ये तो बात है, मैं आपसे कह रहा हूं कि 2014 में जो बनी थी पार्लिमानी कमेटी 35 रुकनी, जिसने इंतखाबी इस्लाहात करनी थी, आज 2016 है, कल 2017 स्टार्ट हो जाएगा, तो वो अभी तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं हो पाएगी ना। इसका मतलब पार्लियामेंट अपने आप को इफेक्टिव फंक्शनिंग में नहीं लेके आ रही। यार एक मुझे बात समझ नहीं आती आप दोस्तों की, आप इफ्तिखार साहब आप बता दीजिएगा। आप चाहते हैं कि मैंने चोरी की है, ऐसा फंदा बनाऊं मुझे सजा हो जाए। आप चाहते हैं मैं एक ऐसा निजाम ले आऊं कि मेरी जगह कोई और आदमी, शरीफ आदमी इलेक्ट होके वो भी होके आ सकता हो। मैं क्यों करूंगा? काजी साहब मैं आपके साथ हूं, मैं निजाम को तब्दील करना चाहता हूं, इसको जड़ से उठा के बाहर फेंकना चाहता हूं, लेकिन मैं ये सिर्फ अवाम की मदद के साथ कर सकता हूं। मेरे पास बंदूक नहीं है, मेरे पास रेजिमेंट कोई नहीं है, मेरे पास अवाम है। ये अवाम को भी तो एहसास करना चाहिए अपनी गुर्बत का, अपनी बदहाली का, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, जो ज्यादती हो रही है, उनको खुद तो एहसास करना चाहिए ना यार। 40% लोग वोट देते हैं, 60% लोग वोट देने नहीं जाते, इसलिए नहीं देते, खड़े हो जाएं और तब्दीली ले आए निजाम में। इफ्तिखार भाई मैं आपको फाइनेंशियल टाइम्स का एक सर्वे जो बहुत अरसा पहले मैंने पढ़ा था, बर्तानिया की बात कर रहा हूं, वो ये था कि वो वोट लोग इसलिए नहीं देते, उन्हें लगता है उनके वोट से कुछ नहीं बदलता। वक्त खत्म हो चला, बहस लंबी है, जारी रहेगी। मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए चैनल। हाफिज।